नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे एक नए एपिसोड में जिसका नाम है वीकली अपडेट्स। देखिए दोस्तों, इस हफ्ते में जो चीज ट्रेंडिंग में रहा, जो चीज हाईलाइट रही, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। और ये मैं कोशिश भी करूंगी कि हर हफ्ते इस तरीके की वीडियो आपके सामने आती रहे। खैर, मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा मेरे इस वीडियो का। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले न्यूज आ रही है बिग बॉस से। जी हाँ गाइज, बिग बॉस में हुई है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो गाइज, आप लोग इसको जानते ही होंगे, इनका नाम है असनीर ग्रोवर। ये अपने सिग्मा एटीट्यूड मेल बॉयज के वजह से फेमस हैं। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊं? आपने कहीं ना कहीं के रील्स जरूर देखे होंगे जिसमें ये बताते रहते हैं कि भाई ये कितने एटीट्यूड वाले हैं। मेरे को ना इनकम टैक्स वालों ने बुलाया, बिठा के मेरे को बोलता है कि आपने जी 3 गाड़ियां खरीदी 2 साल में। मैंने बोला हाँ जी खरीदी। फिर बोलते हैं आपने एक 30 करोड़ रुपए का मकान खरीदा। मैंने बोला हाँ जी खरीदा। देन आई आस्क्ड हिम एलिगेशन क्या है। मैंने उसको बोला यार मेरे को एक बात बता, मैं 40 साल का हूँ, मैं IIT गया, IIM गया, पढ़ाई करी, 9 साल मरवाई अपनी नौकरी में, 2 स्टार्टअप करी, दोनों यूनिकॉर्न बन गई, लास्ट वाली स्टार्टअप $3 बिलियन की कंपनी बन गई, मैंने एक बैंक भी बचाया एंड आई डिड ऑल ऑफ दिस बिलो द एज ऑफ 40। ठीक, अब साला मैं दारू नहीं पीता, मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं माल नहीं फूकता, तो मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? दान करने के लिए। तो भाई मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करूंगा यार। मेरे को साला 2 लाख रुपए का जूता मैं पहनूंगा और वही 2 लाख रुपए का जूता उठा के तेरे को मारना है वो भी मारूंगा। तो गाइज, इनकी एंट्री हो चुकी है बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड, लेकिन इन्होंने अंदर जाके इतना बड़ा ब्लंडर किया। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप इनको जानते हैं तो इसकी इंटरव्यूज आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, और इनकेस अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अपनी इंटरव्यू में क्या क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये कहा कि ये सलमान खान को अप्रोच किए और उनके साथ 2-3 घंटे समय भी बिताए हैं। सलमान खान से मिला, 3 घंटे बैठा उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दी फोटो नहीं खिंचवानी, सर थोड़ा बुरा मान जाते। मैंने नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाहर में तो। सलमान खान से ज्यादा दे रहे हो तो बताओ, चले जाएंगे। तो पैसा सलमान खान से ज्यादा चाहिए। 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया, बैंक में 100 करोड़ रुपए पड़े थे। सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तू 4.5 में मान गया। नहीं, एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लगे सर आप भिंडी खरीदना है। तो जैसे ही ये बिग बॉस के अंदर गए, सलमान खान ने डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई तुम्हारा तो इंटरव्यू आया था मेरे साथ, तुम बोल रहे थे भाई तुमने मेरे साथ 2-3 घंटे समय बिताया है और तुम मुझे बता रहे थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? तो भैया जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि असनीर ग्रोवर शार्क टाइम नामक शो में आया करते थे और इस शो में ये अपना सिग्मा साइड दिखाया करते थे, हर किसी को हर कुछ बोल देते थे। लेकिन समय होते हुए लोगों को समझ में आने लगा कि ये बस हाइप दिखा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं इसके पास। लेकिन थोड़े समय में लोगों ने इनको एक्सपोज भी करा, लेकिन ये एक्सपोज भाई को पसंद नहीं आया और भाई हो गए ऑफेंड। इन्होंने कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताया कि भाई मुझे एक्सपोज मत करो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। और भाई ये कितने बड़े आदमी है ये सलमान खान के साथ बिग बॉस शो में दिख गया। असनीर की पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग है जो वो रियल लाइफ में है, और रियल लाइफ में वो जो है ना वो हमने बिग बॉस में देख ही लिया। ऐसे मैं बिग बॉस को पसंद नहीं करती, लेकिन वो अलग बात है कि मैंने इसमें 2-4 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। लेकिन पहली बार बिग बॉस ने अपने पूरे लाइफ में अच्छी चीज करी कि इसको अपने शो में बुला लिया और ये बताया कि भाई तुम असली में क्या हो। खैर, आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल ही में दिलजीत दोसांझ आए थे इंडिया में अपना शो करने। अब इनके शो में से एक क्लिप निकल के आ रही है जो कि आज के डेट में ट्रेंड बन गई है। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आई एम 100% श्योर आपने इस लड़की का वीडियो जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। अब ये लड़की रो रही है इस वीडियो में और इसके ऊपर कई सारे मीम्स बन गए, लाइक कि पापा इसके रोड पे कुछ और कर रहे हैं और ये जाके कॉन्सर्ट देख रही है। अब देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन नो डाउट इसके ऊपर हेट तो डाइवर्ट हो गई है। लेकिन मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो ठीक है भाई, उसकी अपनी लाइफ है, एंजॉय कर रही है, करने दो। हो सकता है उसका ऑफिस का वर्कलोड हो और उसका स्ट्रेस उसको यहाँ आके रिलीज हो रहा है, तो भाई करने दो ना रिलीज। पॉइंट इज दैट अगर उसको खुशी मिल रही है यहाँ आने से तो होने दो ना खुश। बाकी आपका क्या ओपिनियन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भैया जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में फॉरेन यूट्यूबर इंडिया आए हुए हैं। Keep going.
और जैसे ही इंडिया आए हैं बहुत अलग अलग तरीके के ओपिनियन मार्केट में घूमने लगे हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि इंडियंस को फॉरेनर लोग को लेके एक अलग ही ऑब्सेशन है। जो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं, इनको तब याद आता है, या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है, अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। यूजुअली तुम देखना इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो ये लास्ट में इंडिया आते हैं, क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि बहन जो गोबर ही तो है, खरीद लेंगे, गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन। लिटरली तुम्हें ये शिट ड्वेलर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में, इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं। वहीं पे कुछ लोग का ये मानना है कि इससे यूट्यूब कम्युनिटी इवॉल्व हो रही है। अब देखिए दोनों तरीके के ओपिनियन मैटर करते हैं, लेकिन मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो नो डाउट मिस्टर बीस्ट इंडिया में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने आए हैं, और इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट ये बहुत महंगा है। दूसरी बात रही अगर ट्रेडिशन की, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि भैया फॉरेनर्स को बिजनेस चाहिए और हमें भी बिजनेस ही चाहिए, बस इस बात को यही खत्म कर देते हैं। अब अगर जॉन सीना अंबानी के वेडिंग में आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया के ट्रेडिशन से जुड़ रहा है। कुल मिला के उसको शादी में आने में अपना प्रॉफिट दिख रहा है और अंबानी को जॉन सीना को बुलाने में अपना प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहीं पे बिजनेस स्ट्रेटेजी काम करती है। और यहाँ पे हम अगर लॉजिकल बात करें कि नहीं भाई उसे हमारे ट्रेडिशन से मतलब है, वो हमारे कल्चर को सीखना चाह रहा है, तो भाई ये बेवकूफी वाली बात होगी। कुल मिला के अगर वो इंडिया आके इंडियन ड्रेस को पहन रहा है तो सिंपल सी बात है वो इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, बस इतना ही, इसका मतलब और कुछ भी नहीं है। तो भैया आपको इतने में समझ आ गया होगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो भैया अब हम थोड़ा जियोपॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे। ट्रम्प की सरकार बन चुकी है यूएसए में और कमला हैरिस फिर से राष्ट्रपति नहीं बन पाई। काफी वोक है फॉरेन वाले। भैया वहाँ पे तो बोला जाता है ना कि वहाँ पे बहुत ज्यादा इक्वालिटी है, तो आज तक क्यों महिला कोई प्रेसिडेंट नहीं बन पाई? हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी है इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति भी रह चुकी है प्रतिभा पाटिल। अरे पास्ट की बात छोड़ो, अभी भी बात की जाए तो आज भी हमारी राष्ट्रपति एक महिला ही है। और हम लोग को स्टेरियोटाइप कहा जाता है कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वालिटी कहाँ पे है और कहाँ पे महिला को सम्मान दिया जा रहा है। नाउ हम बात करते हैं महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर। अब आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आई होप से पहले से पता होगा, लेकिन इनकेस अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए महाविकास आघाड़ी की तो एनसीपी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अब बात की जाए वहाँ के लोकल मुद्दों की तो महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग तरीके के लोकल मुद्दे बने हैं। तो अब हम लोग लोकल मुद्दे पे ना जाके हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। जो मेरे ग्राउंड रिपोर्ट जो मैंने लोग से बातचीत करके पता की है तो उसके हिसाब से 40-60 का मामला है। और अगर पार्टियों की बात करें तो वहाँ पे 80-20 की बात हो रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बीजेपी लड़ रही है, हम एक है तो सेफ है जैसे मुद्दों पे। सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं एक है तो सेफ है। कांग्रेस, लेकिन वहीं पे कांग्रेस ये कह रही है कि ये मुद्दा और चुनाव भटकाने का मुद्दा है। यहाँ पे बीजेपी फ्रंट फुट खेल रही है कि भाई एक है तो सेफ है के नारे पे। लेकिन वहीं पे कांग्रेस का बहुत ही अलग अलग तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है। जैसे रितेश देशमुख का आप ये स्टेटमेंट सुन सकते हैं। त्यांना पहिलं म्हणा धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या कामाचं सांगा तुम्ही। धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या पिकअप पाण्याला तुम्ही काय भाव देताय ते सांगा। धर्माचं आम्ही बघून घेतो, पण आमच्या आई बहिणी या सुरक्षित आहेत का नाही ते सांगा। अब रितेश देशमुख एक अभिनेता हैं, लेकिन ये बात भी है कि उनके पिताजी एक समय पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के। तो पॉइंट इज दैट उनका ओपिनियन देना बनता है। अब इस चीज पे उनको हेट मिले, मेरे ख्याल से ये कोई सही बात नहीं है। उनकी एक्टिंग स्किल एक अपनी जगह है और उनका पॉलिटिकल ओपिनियन देना वो एक अलग बात है। अब रही बात कांग्रेस के मुद्दों की, तो भाई वो राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट में कई बार कह चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी कई बार बात कर चुकी हूँ। बाकी आपको क्या लगता है, आप वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ना। अब हम अपने लास्ट मुद्दे पे चलते हैं, विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी, बबलू भैया, भाई नाम तो जानते ही होंगे आप लोग। इनकी एक फिल्म आ रही है गोधरा के ऊपर। अब गोधरा कांड में क्या हुआ था वो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। कार सेवकों से भरी हुई एक ट्रेन आ रही थी जिसके एक बोगी में आग लगा दी जाती है, जिससे 50 से ज्यादा कार सेवक जिंदा जल जाते हैं, जिसके बाद गुजरात में मुस्लिम हिंदू रॉयट्स हो जाते हैं। अब मैंने आपको बस बेसिक सी स्टोरी बताई है गोधरा के ऊपर। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। खैर हम वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो गोधरा कांड पे विक्रांत मैसी की एक मूवी आई है। अब जैसे विक्रांत मैसी की मूवी आने वाली थी तो इन्होंने भर के पीआर कराया। इन्होंने बताया कि मोदी जी जो है ना वो एक विजनरी लीडर है, ये बहुत सम्मान करते हैं लोगों का। आज देश आगे बढ़ रहा है और मुझे भी सम्मान दिया है सरकार। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम
मतलब आई एम ऑनर्ड कि मुझे शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। मेरी फिल्म सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिखाई गई। मैंने नहीं कहा था उनको दिखाने के लिए। विक्रांत मैसी ने ये भी बताया कि ये सनातन धर्म का बहुत ज्यादा सम्मान भी करते हैं। नहीं सॉरी, पहले मुगल आए, फिर डच आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए। सौवों साल के ऑपरेशन के बाद हमें एक सो कॉल्ड आज़ादी मिली, पर क्या वो वाकई आज़ादी थी? कॉलोनियल हैंगओवर जो वो छोड़ के गए उसी में हम लग गए। तो मेरा ये मानना है कि आज जो हिंदू है वो अब उसको फाइनली जाके एक पोजीशन मिली है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी की मांग रख रहा है अपने ही देश में। हालांकि बात यह है मेरे दोस्तों कि आज से लगभग 2 साल पहले विक्रांत मैसी ने सीता माता के ऊपर एक टिप्पणी की थी। हाल फिलहाल वो चीज उन्होंने डिलीट कर दी ट्विटर से, लेकिन हाँ इन्होंने की थी। अरे किस फोटो पे किस तरीके का कमेंट करते हैं ये भी चीज आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये सारी ही चीज साइड हो गई जैसे ही मूवी आई। भाई बन गए कट्टर हिंदू से, मतलब खुद को राइट विंग सपोर्टर बोलने वाले लोग इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और इनको बाहर का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसा भी आपको मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि ये एंटी हिंदू ट्वीट्स भी कर चुके हैं। देखिए एक बहुत कॉमन सी बात बता रही हूँ, वीडियो से थोड़ा हटके है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक लिबरल आदमी, एक सेकुलर आदमी प्रो हिंदू बन सकता है, लेकिन एक एंटी हिंदू आदमी कभी भी हिंदूवादी नहीं बन सकता। मेरी इस बात को नोट करके रख लीजिएगा, आपको फ्यूचर में जरूर रियलाइज होगा कि दीदी ने सही बोला था। खैर हम वापस अब पॉइंट पे आते हैं कि विक्रांत मैसी ने बाहर के पीआर करवाया है और इसने अपनी इमेज को प्योर कन्वर्ट कर लिया है कट्टर हिंदू शेर के रूप में। लेकिन जैसे ही इसकी मूवी आई और लोगों को इसका एजेंडा पता चला तो भाई कहाँ गए आप? दो इसका जवाब। यहाँ पे मैं आपको ट्विटर का एक फोटो शेयर कर रही हूँ, इसको एक बार पॉज करके आप जरूर पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पॉइंट इज दैट विक्रांत मैसी ने एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई है और इस प्रोपेगेंडा को चलाने में उन्हीं लोगों का सपोर्ट ले लिया जो इस प्रोपेगेंडा का शिकार होने वाले हैं। पॉइंट इज दैट आपके साथ धोखा हो गया, दैट्स इट। अगर आप मूवी देख के आए तो आपका क्या ओपिनियन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।